हमारे पास कोई कैपेसिटर है, मान लो उसका कैपेसिटेंस है सी, और उसमें हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, तो हमारे पास कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है और वो हो जाता है वैल्यू के टाइम्स सी, इस तरीके से बढ़ जाता है। अब देखो हमारे पास कैपेसिटर था, उसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक जब डाला, इसमें दो केस बनते हैं कि या तो ये बैटरी से कनेक्टेड था उस टाइम पे, या फिर ये कनेक्टेड नहीं था। तो इन दोनों ही केसेस को देख लेते हैं। पहला केस देख लेते हैं, हमारे पास बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड। तो इसमें हमारे पास देखो सर्किट किस तरीके का बनेगा, ये हमारे पास इस तरीके से कुछ सर्किट रहेगा। यहाँ पर एक बैटरी है और इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। अच्छा एक बात बताओ, बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी का काम होता है कि वो अपने दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस उतना वी मेंटेन करके रखती है। हमारे पास यहाँ पर कैपेसिटेंस बढ़ गया है, कैपेसिटेंस बढ़ गया है मतलब पर वोल्ट उसकी चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ गई है। अगर कैपेसिटी बढ़ रही है तो यहाँ से और चार्ज इस तरीके से फ्लो होगा, और हमारे पास यहाँ पर पहले अगर Q चार्ज था तो वो कुछ बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ चार्ज था, तो देखो हमारे पास कैपेसिटर की इक्वेशन क्या होती है, Q इज इक्वल टू CV होती है। हमने बैटरी लगा रखी है तो V कांस्टेंट रहेगा। अगर हमारा कैपेसिटेंस बढ़ता है तो जो चार्ज उस पर पड़ा है वो भी बढ़ जाएगा। तो हम लिख देंगे Q डैश इज इक्वल टू C डैश टाइम्स V। हमारे कैपेसिटेंस के साथ साथ जो चार्ज उसमें स्टोर्ड है वो भी बढ़ जाएगा। इस चीज़ को भी हम लिख लेते हैं, मोर चार्ज विल बी स्टोर्ड। और कितना हो जाएगा वो जो नया चार्ज का अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि देखो सी डैश की जो वैल्यू है वो के टाइम्स सी हो चुकी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ के सी वी, या फिर इसको लिख सकता हूँ के टाइम्स क्यू। जो ओरिजिनली हमारे पास यहाँ पर जो चार्ज था उसका के टाइम्स चार्ज हो जाने वाला है। खैर हमसे जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं यूजुअली उसमें एनर्जी की बात की जाती है। एनर्जी के साथ देख लेते हैं क्या हुआ है। एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, एनर्जी होती है हमारे पास हाफ सी वी स्क्वायर। यहाँ पर एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। क्योंकि चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही है, इसमें देखो पोटेंशियल की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पर दोनों चेंज हो रही थी, इसलिए ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए आसान है समझना। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, एनर्जी चेंज होकर के कुछ और हो जाएगी, तो मैं लिख दूंगा यू डैश इज इक्वल टू हाफ सी डैश वी स्क्वायर। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। सी डैश की वैल्यू कितनी है, के टाइम सी, तो इसी को मैं लिख दूंगा इज इक्वल टू हाफ के सी वी स्क्वायर। या फिर मैं लिख सकता हूँ नई वाली एनर्जी इज के टाइम्स, ये जो हाफ सी वी स्क्वायर क्या है, जो पहले डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले जितनी इसमें एनर्जी स्टोर थी उसको मैं लिख दूंगा यू नॉट। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, क्यू को भी क्यू नॉट लिख दो यहाँ पर। ये हो गया हमारे पास एक केस। अब हम देखेंगे दूसरा केस। दूसरे केस में क्या है, हमारे पास बैटरी कनेक्टेड नहीं है, उसको मैं लिख देता हूँ बैटरी डिसकनेक्टेड। देखो अगेन हमारे पास इस तरीके से कोई कैपेसिटर था, उसमें पहले कुछ चार्ज स्टोर किया गया होगा, तो यहाँ पर किसी पोटेंशियल V से इसको चार्ज किया गया होगा, तो इसके ऊपर कुछ चार्ज आ जाता है भाई। Q यहाँ पर था, इस तरफ प्लस Q, इस तरफ दूसरी तरफ हमारे पास माइनस Q, इस तरीके से चार्ज आ चुका था। हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, Q इज इक्वल टू CV। फिर हमने क्या किया, हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, कैपेसिटेंस बढ़ गया, लेकिन चार्ज अब क्योंकि ये डिस्कनेक्टेड है चार्ज उतना ही रहेगा, चार्ज उतना ही रहने वाला है, लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ गया है तो पोटेंशियल को कम होना पड़ेगा, यानी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप था V, अब वो V से कम हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो के टाइम्स सी मल्टीप्लाइड बाय V, जो है पोटेंशियल की वैल्यू V नॉट बाई के होनी पड़ेगी हमारे पास। अगर ये हमारे पास V नॉट पोटेंशियल था इनिशियली, तो अब हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाती है। इसको आप समझ सकते हो किस तरीके से। मान लो हमारे पास इस तरीके से कैपेसिटर था, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड था कुछ, हमारे पास जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो कितना होता था, V इज इक्वल टू ई टाइम्स डी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक ने कम कर दी, डिस्टेंस उतना ही है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो रही है तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी कम होना है। वही चीज़ हमने यहाँ पर समझ ली है। ऑलराइट, तो हमारे पास यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है V डैश, उसकी वैल्यू V नॉट बाई के हो जाती है, हमें याद रखना है। अब बात कर लेते हैं एनर्जी की। हमारे पास जो नई एनर्जी है यू डैश, उसको मैं लिखूंगा, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉर्मूला है हाफ सी वी स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। तो यहाँ पे मैं क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, क्योंकि चार्ज की वैल्यू कंजर्व्ड है, चार्ज कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखो सी डैश लिखना पड़ेगा। नई वाली एनर्जी की बात करूँ तो ये है फॉर्मूला। अब यहाँ पे कैपेसिटेंस को मैं लिख दूंगा इसी को क्यू स्क्वायर अपॉन टू के टाइम्स सी, इसी को मैं लिख दूंगा 1 अपॉन के टाइम्स क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। और ये क्या चीज़ है, ये हमारी ओरिजिनली जो इसमें कुछ एनर्जी स्टोर रही होगी, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यू डैश इज इक्वल टू यू नॉट डिवाइडेड बाई के। तो हमें यही दो चीज़ें समझनी होती हैं। पहली चीज़, बैटरी कनेक्टेड होगी तो चार्ज बढ़ता है,
एनर्जी स्टोर्ड है वो भी बढ़ जाती है। बैटरी डिस्कनेक्टेड होगी तो हमारे पास चार्ज तो उतना ही रहता है, वोल्टेज कम हो जाता है और एनर्जी भी कम हो जाती है। सवाल ये उठता है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा एनर्जी आई कहाँ से, तो बैटरी से चार्ज फ्लो हुआ होगा, बैटरी ने कुछ वर्क किया होगा, वहाँ से उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। दूसरी चीज़, यहाँ से वो एनर्जी गई तो वो गई कहाँ, तो कुछ इस तरीके की चीज़ होती होगी। यहाँ पे भाई डाइलेक्ट्रिक है और यहाँ पे मान लो सारे पॉजिटिव हमारे पास चार्ज थे इस तरीके से, और मान लो डाइलेक्ट्रिक को जस्ट इंसर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ उसमें माइनस माइनस चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ प्लस प्लस चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ माइनस था, तो इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, ये अंदर खींचेगी। तो जब ये अंदर खींचती चली आएगी तो इसके ऊपर कुछ वर्क हो रहा है, तो बेसिकली इसके अंदर वो एनर्जी स्टोर हो जाती है। और एक्चुअली आप देखोगे ये अगर परफेक्टली बनाओगे तो ये SHM भी करता रहेगा, ऊपर नीचे इस तरीके से। उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं, ये चीज़ें हमारे काम की है। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें क्या होगा, हमारे पास पहले की क्लोज है और यहाँ पर इस तरीके से कुछ पोटेंशियल था, तो ये दोनों कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंस के, दोनों कैपेसिटर चार्ज हो जाएंगे। फिर इस की को हटा दिया यहाँ से। अब क्या होगा कि ये वाला तो अभी भी बैटरी से कनेक्टेड है, ये वाला बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। फिर इन दोनों के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5। तो अब देखो दोनों में एनर्जी चेंज हो जाती है। पहले एनर्जी थी दोनों की मिला करके E1, बाद में एनर्जी हो जाती है E2। एक केस में इस वाले के लिए पोटेंशियल सेम रहने वाला है, इस वाले को डिस्कनेक्ट कर दिया तो इसके लिए चार्ज कांस्टेंट रहने वाला है। दोनों की एनर्जी चेंज होगी। हमसे पूछा E1/E2 की वैल्यू क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। कैसे आया देखो, दोनों कैपेसिटर्स की बात कर लेते हैं। इसको मान लो मैं बोल देता हूँ दिस इज C1, दिस इज C2। तो C1 और C2 में इनिशियली दोनों में सेम एनर्जी होगी, क्यों, दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, दोनों को सेम वोल्टेज से कर दिया आपने। तो दोनों की एनर्जी पहले मान लो इसकी रही थी U, तो इसकी भी रहेगी U। फिर बाद में क्या होता है, ये तो अभी भी वोल्टेज सेम है और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो यहाँ पर एनर्जी बढ़ जाती है K टाइम्स, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी 5 टाइम्स U। यहाँ पर इसको डिस्कनेक्ट कर दिया था, चार्ज सेम है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर हमारी एनर्जी कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, U/5। तो हमारी जो इनिशियल एनर्जी है E1 उसकी वैल्यू तो हो जाएगी 2 टाइम्स U, और जो हमारी फाइनल एनर्जी है E2 उसकी वैल्यू हो जाएगी 5U प्लस U/5। इसी को आप LCM लोगे तो ये हो जाएगा 25 + 1 26/5, 26 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स U। और हमसे पूछा है E1 डिवाइडेड बाय E2, उसकी वैल्यू आ जाएगी 2U डिवाइडेड बाई 26U डिवाइडेड बाई 5। यहाँ से U से U कट जाएगा और ये वैल्यू आ जाती है 5 डिवाइडेड बाई 13। सी इज आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था। A parallel plate capacitor whose capacitance C is 14 picofarad is charged by a battery to potential difference of V is equal to itna between its place. The charging battery is now disconnected and a porcelain plate with K is equal to 7 is inserted between the plates. Then the plate would oscillate back and forth between the plates with a constant mechanical energy of इतने picojoule. तो देखो यहाँ पर होता क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक तो पहली बात SHM होने वाला है। SHM क्यों होता है ये मैंने आपको बता चुका हूँ, पर फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पे मान लो प्लस Q चार्ज है और इस तरीके से हमारे पास प्लस प्लस चार्ज है, और यहाँ पर हमारे पास माइनस माइनस चार्ज है। तो इस डाइलेक्ट्रिक में जो भी पार्ट इसके अंदर आ जाता है उसमें कुछ हमारे पास चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस 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 थोड़ा कम होगा, यहाँ पे प्लस 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 चार्ज होगा। अब इसमें हम देखते हैं भाई यहाँ पे अट्रैक्शन का नेट फोर्स लगता है। एग्जैक्ट डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, पर मोटा मोटी हम देख सकते हैं इस पर इस तरीके से कुछ फोर्स लगता है। और अगर ये फोर्स, अगर मान लो इसकी मीन पोजीशन में बोलूँ यहाँ पर ही थी, अगर ये यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट है उसी के प्रोपोर्शनल आ जाए रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स, तो वो हो जाता है हमारा SHM, और एक्चुअली वैसा ही होता है। अब उसके ऑसिलेशंस होंगे, SHM हो या नहीं हो, लेकिन ऑसिलेशन कुछ तो होंगे। और ऑसिलेशन की कुछ एनर्जी होती है, कुछ एनर्जी होती है जो हमारी काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी से वही चेंज होती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में, वो फिर से काइनेटिक एनर्जी में आती है, फिर पोटेंशियल एनर्जी में आती है। तो इस तरीके से एनर्जी का कन्वर्जन होता रहता है, हमारे पास ऑसिलेशंस होते हैं। ठीक, अब उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखो पहली बात तो जिस वक्त हमारे पास मान लो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक ये था ही नहीं, उस वक्त क्या होगा, इसकी कुछ एनर्जी रही होगी। फिर जब हम यहाँ पर पूरा के पूरे में डाइलेक्ट्रिक इस तरीके से ले आएंगे तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है। वो कौन सी एनर्जी होती है, जो हम हाफ CV² बात करते हैं, वो होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, कहाँ आई होगी, वो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर ये वापस अभी तो इसके पास वेलोसिटी रहेगी यहाँ पर, तो ये फिर इस तरफ जाएगा,
तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर से बढ़ जाएगी। तो बेसिकली हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इस स्लैब की अगर मैं बात करूँ तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, कम होती है, फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, बढ़ती है। इस तरीके से हमें वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमें पता करना है इसकी कितनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बन सकती है, राइट। तो अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ, पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास कुछ इस तरीके से ग्राफ आ सकता है, काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास कुछ इस तरीके से ग्राफ आ सकता है। हमें बस ये पता करना है कि इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही है, वही हमारे इस ऑसिलेशन की एनर्जी हो जाएगी। वीडियो को पॉज करो, बताओ वो एनर्जी कितनी है। इसका करेक्ट आंसर है 864 पिको जूल। कैसे है देखो, यदि हमारी काइनेटिक एनर्जी, हमारे पास जो एनर्जी के ऑसिलेशंस हो रहे हैं वो कैसे पता करोगे, सिंपल सा तरीका है भाई। हमारे कैपेसिटर में कुछ एडिशनली एनर्जी थी यू नॉट, वो यू नॉट से कम होकर के हो जाती है यू नॉट बाई 7। तो जो हमारे पास 6 यू नॉट अपॉन 7 जो एनर्जी थी वो कहाँ गई, वही तो बन जाती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो ये हमें पता करना है 6 यू नॉट बाई 7। इसमें यू नॉट मुझे नहीं पता, यू नॉट क्या चीज़ है, ओरिजिनली कैपेसिटर की कितनी एनर्जी थी। सी पता है, वी पता है, तो मैं यू नॉट की वैल्यू पता कर सकता हूँ। यू नॉट इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये वैल्यू आ जाती है हाफ सी वी स्क्वायर इंटू 6/7। वैल्यूज रखते जाना है खाली, यहाँ से ये कट जाएगा 3 टाइम्स 3/7 इंटू कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है हमें 14 पिको फैरेड, वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है 12, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। आंसर में पिको जूल है तो इस पिको फैक्टर को हम पीछे ले जाएंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये कट जाएगा 2 टाइम्स 12 इंटू 12 हो जाता है 144 इंटू 6 पिको जूल इज गोइंग टू बी आवर आंसर, और उसकी वैल्यू आ जाती है 864 पिको जूल। 864 इज द करेक्ट आंसर। A composite parallel plate capacitor is made up of two different dielectric materials with different thicknesses T1 and T2 as shown in the figure. The two different dielectric materials are separated by a conducting foil. The voltage of the conducting foil is, तो इस foil का हमें voltage बताना है। तो इसको कैसे देखोगे, यहाँ पर हमारे पास ग्राउंडेड है, 0 वोल्ट है, ये हो जाएगा हमारा 100 वोल्ट। तो यहाँ पे पहले तो मैं कुछ पोटेंशियल मार्क कर देता हूँ, दिस इज 100 वोल्ट, दिस इज 0 वोल्ट। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये देख सकते हैं हम कि आप इसको ऐसे समझो, ये जो कंपोजिट इस तरीके से कैपेसिटर है, आप इसको दो कैपेसिटर मान सकते हो जो सीरीज में लगे हुए हैं। और अगर हमारे पास दो कैपेसिटर इस तरीके से सीरीज में लगे हैं, इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल वी नॉट हमें पता करना है। तो यहाँ पर आप क्या चीज़ कर सकते हो, देखो इसको आप मानो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है हमारे पास यहाँ पर, है ना, और इन दोनों का चार्ज सेम रहने वाला है। तो अब यहाँ पर आपको लिखना है चार्ज इनिशियल इज इक्वल टू चार्ज फाइनल। इनिशियली इन दोनों के ऊपर जब कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं लगा होगा तो चार्ज की वैल्यू 0 रही होगी। फाइनली जो चार्ज होने वाला है, इस पे कुछ चार्ज होगा, इस पे कुछ चार्ज होगा, जो कैपेसिटर और पोटेंशियल की टर्म्स में आप लिख सकते हो। उस तरीके से आप सॉल्व करोगे, आपको सीधे पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर उसके बाद हम दूसरा मेथड भी इसको सॉल्व करने का देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर है 60 वोल्ट। कैसे आया, तो देखो हमारे पास इनिशियली कैपेसिटर्स पे चार्ज हमने 0 मान लिया था, और ये आइसोलेटेड सिस्टम है। अब हम इसको कैसे अप्रोच करते हैं कि वी नॉट की वैल्यू हम इन दोनों से ज़्यादा मान लेंगे, तो उसके हिसाब से यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक को Q1 बोलो, एक को Q2 बोलो, लेकिन दोनों को जोड़ने के बाद वैल्यू 0 आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इस Q1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल टू CV होता है, तो मैं इसको लिख दूंगा C1V1। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो इधर हायर से लोअर की तरफ मैं लिखूंगा, वो आ जाएगा V0 माइनस 100। ये चीज़ हम कल भी देख चुके हैं। और दूसरे कैपेसिटर का आ जाएगा C2 इंटू V0 माइनस 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। वैल्यू रखते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या मुझे C1 पता है, क्या मुझे C2 पता है, नहीं पता है, लेकिन इस ज्योमेट्री से मैं बता सकता हूँ। देखो यहाँ पर हमारे पास C1 की जो वैल्यू होने वाली है वो हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A/D और इंटू K। यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 0.5 इंटू V0 माइनस 100, करेक्ट, प्लस C2 की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 एप्सिलॉन नॉट एरिया
अपॉन 1 मिलीमीटर, और ये पोटेंशियल डिफरेंस था हमारे पास V0 इस तरीके से। दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पर था 0 एज इट इज़। यहाँ पे आप देखोगे एप्सिलॉन नॉट ए इस तरीके से कट जाते हैं, हमारे पास वैल्यू क्या जाती है 3/0.5, या फिर इसको आप लिख सकते हो 6 कर देता हूँ उसको मैं, 6V0 माइनस 600 प्लस 4V0 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल जाती है 10V0 इज इक्वल टू 600, V0 इज इक्वल टू 60 वोल्ट। एक तरीका तो ये हो गया हमारा आंसर पता करने का। अब जाते हैं हमारे दूसरे तरीके पे। तो दूसरे तरीके में आपको कुछ समझना पड़ेगा। पहली बात तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्यों है। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये हमारे पास दूसरा कैपेसिटर है, और यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव साइड होगी, ये हमारी नेगेटिव साइड होगी, हायर पोटेंशियल उधर है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर और यहाँ पर। पहली बात तो ये दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं होगी, है ना। और हमारे पास जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो ये किस कारण होता है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल बढ़ता जाता है। अगर ये वैल्यू थी लेट से E1 और ये वैल्यू थी E2, तो क्या मैं E1 और E2 के बीच में कोई रिलेशन निकाल सकता हूँ। यहाँ पर पहली चीज़ तो मुझे पता चल जाती है कि E1 इंटू D1 प्लस E2 इंटू D2 इज़ गोइंग टू बी 100 वोल्ट। यहाँ से E2 और उसके अगेंस्ट मैं D2 चला हूँ, E1 के अगेंस्ट मैं D1 चला हूँ, बेसिकली T1 और T2 है वो। तो यहाँ पर मेरे पास पोटेंशियल बढ़ के 0 से 100 वोल्ट हो जाता है। ये आ गई मेरे पास पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, देखो E1 की वैल्यू क्या है। अगर यहाँ पर कुछ भी चार्ज है, मान लो अभी कुछ भी चार्ज यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, उसके कारण एक हमारे पास ओरिजिनल यहाँ पर कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए था। उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ कि भाई उसकी वैल्यू E0 होनी चाहिए थी। डाइलेक्ट्रिक क्या काम करता है, वो जो E0 होना चाहिए था उसी को कम कर देता है। तो मैं E1 को लिख सकता हूँ E0 अपॉन K1। देखो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज E0 अपॉन K1 टाइम्स D1 प्लस E0 अपॉन K2 टाइम्स D2 इज 100 वोल्ट। यहाँ पर E0 को कॉमन निकालेंगे, D1 अपॉन K1 यानी 0.5/3 प्लस 1/4 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आती है E0 यह आ जाता है 1/6 प्लस 1/4, 4 प्लस 6 10 और नीचे आ जाएगा 24, तो ये जाएगा 10/24 इज इक्वल टू 100 वोल्ट। और यहाँ से हमारे पास E0 की जो वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाती है 240 वोल्ट। ये क्या यूनिट आ गई, तो यहाँ पे मिलीमीटर इस तरीके से कुछ चल रहा होगा, तो ये 240 वोल्ट पर मिलीमीटर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आ जाती है। इसका मतलब क्या है, ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यहाँ पर अभी इस बैटरी के कारण कुछ चार्जेस आ चुके हैं, इस बैटरी को मैं यहाँ से हटा दूँ और इस चार्जेस को लॉक कर दूँ कि भाई चार्जेस इतने ही रहेंगे, और डाइलेक्ट्रिक भी हटा दूँ, तो इन चार्जेस के कारण इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता। लेकिन इस डाइलेक्ट्रिक के कारण दोनों ने अपने अपनी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड E0 से कम करके इसने E1 किया हुआ है, इसने E2 किया हुआ है। क्या मैं E2 की वैल्यू अब बता सकता हूँ, देखो यहाँ से E2 की वैल्यू आ जाएगी E0 डिवाइडेड बाय K2, यानी कि 240 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 60 वोल्ट पर mm। क्या मैं यहाँ से अगर इस E2 के अगेंस्ट 1 मिलीमीटर चलूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितना पोटेंशियल आएगा, और एग्जैक्टली वही मैं यहाँ से पता कर सकता हूँ। V0 इज इक्वल टू 0 प्लस E2 इंटू D2, यानी कि 0 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 60 वोल्ट पर मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर, यानी कि 60 वोल्ट यहाँ से है। यहाँ से भी हमारे पास आंसर आता है। हमें समझना पड़ेगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से आपको करना है तो आपकी ये अप्रोच है, या फिर आपको इसको एक आइसोलेटेड सिस्टम बना के 2 कैपेसिटर वाला सिस्टम मान के करना है तो आपकी ये अप्रोच है। दोनों ही केसेस में आंसर सेम आता है, आपकी चॉइस है, आप इसको किसी भी तरीके से अप्रोच कर सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। इसमें हमारे पास 2 कैपेसिटर्स हैं, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। हमने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया तो दोनों कैपेसिटर्स चार्ज हो जाएंगे, दोनों के ऊपर 18 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि दोनों की कैपेसिटी अलग है तो Q इज इक्वल टू CV होता है, तो हमारे पास दोनों के ऊपर अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा। इसके ऊपर मान लो आ जाता है Q1, इसके ऊपर आ जाता है Q2, इस तरीके से। फिर हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और इसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 9, तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अब इसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कम होगा। तो यहाँ से बोलेगा अरे रुको रुको रुको, चार्ज को थोड़ा सा रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए,
क्योंकि इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर हमारे पास कुछ पोटेंशियल वी फाइनल आ जाएगा, वो हमें पता करना है। ओके, तो इसको आप किस तरीके से अप्रोच करोगे, देखो यहाँ से आप समझ सकते हो कि इन दोनों के बीच में जो भी इनिशियली चार्ज था और फाइनली जो चार्ज था वो सेम रहने वाला है। तो आपको इक्वेशन क्या लिखनी है इस आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, मैं लिख सकता हूँ क्यू इनिशियल यानी कि Q1 प्लस Q2 विल बी इक्वल टू Q फाइनल, तो उसको मैं लिख दूंगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश, उसकी वैल्यू जो भी आती है। अब इसके हिसाब से आप V फाइनल पता कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो, इक्वेशन लिखो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है 6 वोल्ट। देखो इनिशियली जो हमारे पास Q1 है इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV होता है, तो वैल्यू हो जाएगी 18 इंटू सी, प्लस Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो हो जाएगा 18 इंटू 3C, उसका कैपेसिटेंस 3 गुना है। दिस विल बी फाइनल चार्ज इसके ऊपर कितना होने वाला है। देखो अब फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में है, इसको अगर हमें ज़ीरो मानना पड़ेगा, लेट्स से इसको हम बोल देते हैं ये था हमारे पास इस तरीके से ज़ीरो, या फिर इसको आप बोल दो ये भी हमारे पास ज़ीरो है इस तरीके से, इसी को लेके चलो। ऑलराइट, अगर ये ज़ीरो है तो ये V फाइनल है, हमारे पास इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है VF, और अब इसका कैपेसिटेंस चेंज हो चुका है, वो कितना हो जाएगा 9 टाइम्स C। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 9C इंटू VF, प्लस इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हो जाएगा 3C इंटू VF। यहाँ से हमारे पास VF की वैल्यू आ जाएगी, तो पहली बात तो सारे के सारे 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, ये 6, हमारे पास वैल्यू आ जाती है 6C प्लस 18C यानी 24C इज इक्वल टू 3 प्लस 1 यानी कि 4C VF। यहाँ से VF की वैल्यू आ जाती है 24/4 6 वोल्ट। यही हमारा करेक्ट आंसर है। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है बढ़िया से क्रैश कोर्स का, जहाँ पर हमने 11th और 12th के सारे टॉपिक्स को कंप्लीटली कवर कर लिया है सिर्फ 40 दिनों में। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर देखना, एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। आप एक्चुअली जो कलरफुल PDF हैं वो एब्सोल्युटली फ्री हैं, आप देख सकते हो क्लास नोट्स में जाकर के कि क्या क्या चीज़ें कवर कराई हैं, उससे आपका बहुत अच्छा रिविजन भी हो जाएगा। और आ जाओ जल्दी से पूरे स्ट्रक्चर्ड कोर्स में, लेकिन उससे पहले मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं जाने वाला हूँ एक इंडिया रोड ट्रिप पे, तो हम मिलेंगे व्लॉग में या कोर्स में, दैट यू डिसाइड। सी यू सून।